एग्योब न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस खास चर्चा में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है और उन खास शख्सियत से आप पहले ही परिचित हैं। हमारे साथ कई बार स्टूडियो में जो पोल्ट्री से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ FM शेख साहब मौजूद है। FM शेख साहब पोल्ट्री में अपने आप में किसानों की आवाज उठाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और पिछले कुछ दिनों पहले FM शेख साहब ने एक देशव्यापी कॉल दी थी और जिला मुख्यालयों पर जाकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम सौंपने का काम किया था और उसमें पोल्ट्री से जुड़े काफी लोगों ने देश भर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो पोल्ट्री फार्मर की आवाज में कहूं तो FM शेख आज हमारे साथ मौजूद है और मैं आपका FM शेख साहब बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं एग्रीकल्चर न्यूज में। थैंक यू। आज हम जानेंगे कि शेख साहब आप पुरुषोत्तम रूपाला जी से रिसेंटली मिले हैं, तो उसी मीटिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी हमारी जैसा आप जानते ही हैं सब कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई है। तो इसमें मिलने के हमारे जो मुख्य 4-5 मुद्दे थे उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत हम आभारी हैं और इंडस्ट्री भी आभारी है। उन्होंने हमारी बातों को तसल्ली पूर्वक सुना और हमें आधा पौन घंटे का समय दिया। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। और सबसे पहले तो हमने उनको जो सोयाबीन के सिलसिले में भी जो 2 डेवलपमेंट हुए थे, एक तो वायदा कारोबार से सोयाबीन को बाहर किया गया और दूसरा ये है कि भी जो सोया मिल के जो स्टॉक लिमिट है उसके ऊपर स्टॉक लिमिट जो है वो सरकार ने लगाई है। तो इन चीजों के लिए हमने धन्यवाद माननीय मंत्री जी का किया, उनको सम्मानित किया शाल ओढ़ा के। और उसके अलावा हमारे और जो ज्वलनशील समस्याएं पोल्ट्री इंडस्ट्री में लंबे समय से चल रही है उसके ऊपर हमने उनका ध्यान आकर्षण किया। तो हमारी जो सबसे पहली जो हमारी समस्या थी वो समस्या थी कि हमारे देश में लगभग 24 राज्यों से अधिक राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंटीग्रेशन हो रही है और पोल्ट्री फेडरेशन इंटीग्रेशन का या किसी भी बिजनेस मॉडल का विरोध नहीं करती है। तो हमारी ओर से ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इंटीग्रेशन हो रही है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो अभी पीछे सरकार के जो कृषि कानून आए थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रेगुलेशन की बात थी, एक कानून था उस पे। तो वो कानून सरकार के कानून जो है वो माननीय मोदी जी ने वापस ले लिए। तो अब जो पिछले करीब 7-8 सालों से इंडस्ट्री जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेशन की जो बातचीत कर रही है, तो वो जो आवाज थी, जो मतलब जो कहना था, वो उस कानून के अंदर जो है वो 90% समस्याओं का समाधान होता था। तो हमारा यही था कि भाई ठीक है, दूसरे सेक्टर में ये कृषि कानून जो है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक है ये हमें नहीं मालूम है, बट पोल्ट्री इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रेगुलेशन की जरूरत है। तो ये हमारा निवेदन था। जरूरत क्यों है उसके लिए भी हमने उनको अपनी समस्याओं से उनको बताया था और साथ ही उनको ये अवगत करवाया था कि 2 चीजें हैं, एक तो इसमें रेगुलेशन की जरूरत है और दूसरा इसमें जो ग्रोइंग चार्ट जो दिया जा रहा है उसमें वैज्ञानिक आंकलन की जरूरत है। वो इसलिए है कि अभी जो ग्रोइंग चार्ट दिया जाता है अनुबंधित फार्मर को, वो हमारे देश में 5 रुपए से लेके 8 रुपए के बीच में जो है वो चल रहा है। अभी इसके पीछे कोई आंकलन नहीं है कि 5 रुपए से लेके 8 रुपए के बीच में ये क्यों है। अमूमन जो है उसमें जो किसान, जो अनुबंधित किसान है, उसकी जो लागत है भाई, उसको फार्म बना, उसका फार्म है उसमें उसकी लागत लगी हुई है। जो बर्ड वो पालता है उसमें वो लिटर यूज करता है, पावर यूज करता है, डीजल यूज करता है, लेबर यूज करता है, उसके भी अपने खर्च हैं, हायर लेबर रहती है और उसकी जो पूंजी है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें उस किसी तरह के आंकलन में नहीं आती है। तो अब कोई भी जो भी इस मॉडल पे काम कर रहा है वो कभी ये नहीं देखता भी किसान के खर्चे पूरे हो रहे नहीं हो रहे।
तो हमने उनको जैसे अपने कृषि के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार निर्धारित करती है वर्ष में 2 बार, उसी तरह से हमने भी जो है वो सुझाव की दिया है माननीय मंत्री जी को कि पोल्ट्री में भी C2 पोल्ट्री फार्मूला जो है वो लागू किया जाना चाहिए। C2 पोल्ट्री फार्मूला एक तो स्वतंत्र फार्मर के लिए और एक C2 फार्मूला जो है वो अनुबंधित फार्मर के लिए। तो अनुबंधित फार्मर के लिए कि उसमें उसकी जो फार्म उसका जो उसने पूंजी खर्च की हुई है उसकी लागत लगाई जाए, उसकी भूमि जो उपयोग है उसका किराया जोड़ा जाए और उसकी लीडर पावर, लेबर, खुद उसकी हायर्ड लेबर, खुद उसकी मेहनताना और मैं फार्म की मेंटेनेंस, इन सब खर्चों को जोड़ा जाए और इन खर्चों को जोड़ने के बाद में उसमें 25% प्रॉफिट जो है वो ऐड किया जाए। कृषि के फार्मूले में C2 फार्मूले में 50% प्रॉफिट ऐड करने की बात करते हैं किसान। हमने यहाँ पर 25% प्रॉफिट ऐड करने की बात हुई है कि मान लीजिए सारा खर्च जोड़ने के बाद में खर्च आ रहा है लगभग 10 रुपए का खर्च आ रहा है, तो इसमें 25% प्रॉफिट जो है वो जोड़ा जाए, तो यानी कि वो 12.5 रुपया हो जाता है। तो ये अनुबंधित किसान के लिए हमने सुझाव दिया है कि C2 फॉर्मूला जो है इसमें लागू किया जाए। उसी तरह से भाई देश में हर वर्ग, हर किसान वर्ग जो है वो MSP की मांग कर रहा है। तो पोल्ट्री किसान वो पोल्ट्री ये भी एक कृषि से संबंधित काम है, तो इसमें हमने भी जो है वो MSP की मांग करी है और इसमें उसी C2 फॉर्मूले पे हमने 25% प्रॉफिट की बातचीत करी है। 25% प्रॉफिट हमने इसलिए बातचीत करी है कि भाई जो कृषि का किसान है वो वर्ष में अपने खेत में 2 फसल 3 फसल तीन फसल जो है वो ले पाता है, और हम लोग जो पोल्ट्री किसान हैं वो हम लोग एक वर्ष में अगर फार्म से अगर लगातार अगर काम करते हैं तो हम लोग 6 फसल ले लेते हैं। तो 6 फसल हम ले लेते हैं तो हमारा अगर 6 फसल में अगर हमारा 25% अगर प्रॉफिट होता है तो ये मतलब ये प्रॉफिट हमारा लगभग 150% के आसपास पहुंचता है। तो एक तो हमने इस पे रेगुलेशन की बातचीत करी है, और दूसरा हमारा जो पॉइंट था कि पोल्ट्री सेक्टर पिछले 5 साल से 2017 से निरंतर परेशानियों से चल रहा है कि अभी हाल ही में अपने देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी गुरु अंगद देव पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि लुधियाना पंजाब में स्थित है, उसने भी पीछे भी 1 साल की रिसर्च करी है और उसने भी रिसर्च करके ये पाया है कि अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो या इंडिपेंडेंट फार्मर हो, ओपन फार्मिंग करने वाला, दोनों किसानों को उन्होंने किसी पैरामीटर में उन्होंने रिसर्च की और उनकी इकोनॉमिक्स को उन्होंने निकाला है। तो इकोनॉमिक्स निकाल के उन्होंने ये मतलब ये फाइंड आउट हुआ है कि जो ओपन फार्मर है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है दोनों ही किसानों को अपनी लागत के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ये उन्होंने पंजाब सरकार की रिकमेंडेशन पर उन्होंने ये फाइंडिंग निकाली और पूरा बकायदा गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ने पूरा एक रोड मैप बनाया इसके ऊपर। तो हमने सरकार को ये भी अवगत करा, उसकी जो रिसर्च की जो कॉपी है गढ़वासु यूनिवर्सिटी की, वो रिपोर्ट भी माननीय मंत्री जी को हमने पेश करी है कि ये रिपोर्ट है और ये इस तरह का काम जो है वो हमारे देश में सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में इस तरह का काम हो रहा है। दूसरा हमारा जो पॉइंट था, समस्या थी कि पोल्ट्री सेक्टर अपना पिछले 5 साल से निरंतर समस्याओं से घिरा हुआ है। सबसे पहले इसमें 2017 से लेकर 2019 तक जो चूजे के दाम थे वो लगभग 50 रुपए, 45 रुपए, 55 रुपए, 52 रुपए इस तरह के दाम थे, तो उससे किसानों की कमर टूटी। फिर 2018 के आखिरी में केंद्र सरकार की MSP की नीति में बदलाव किया केंद्र सरकार ने, उससे हमारे देश में मक्का के दाम जो है वो बढ़े। जो मक्का 13-14 रुपए किलो होती थी वो मक्का 24 रुपए किलो, 25 रुपए किलो रही। तो उससे 2019 और 2020 के शुरुआत तक जो है वो मक्का ने अपना नुकसान किया इंडस्ट्री में। फिर 2020 के शुरू में कोरोना की अफवाह ने इंडस्ट्री का नुकसान किया, फिर लॉकडाउन 1, फिर उसके बाद में 2021 के शुरू में बर्ड फ्लू आ गया था जनवरी के महीने में 2 जनवरी को बर्ड फ्लू की सूचना आई थी, तो उससे हमारे फरवरी तक जो है ये मामला जो है वो खराब रहा।
फिर उसके बाद में आपका मार्च से लेके सोया डीओसी है, इसने जो है वो इस इंडस्ट्री के ऊपर हमला किया, जिसमें कि सोया डीओसी के जो भाव हैं वो अमूमन जो एवरेज भाव होते हैं उससे लगभग 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना तक उसके भाव हो गए। तो इस वजह से 5 साल से लगातार किसानों की जो है वो कमर टूटी है, और 70% से अधिक किसान जो है वो अपनी फार्मिंग, 70-75% किसान जो है वो अपनी फार्मिंग को बंद कर चुका है। अब उसकी मजबूरी है, या तो वो दूसरा धंधा करे, या उसका फार्म खाली पड़े, या वो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे। अब सरकार अभी वर्तमान में 2-3 योजनाएं लेके आई है, कि जिसमें कि वो प्रोसेसिंग को लेके है, नई फार्मिंग को लेके है, फीड बनाने को लेके जो सरकार योजनाएं लेके आई है। तो किसानों की जो स्थिति है, किसानों के जो बैंक खाते हैं वो बैंक खाते तो खराब हो रखे हैं, और किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रखी है। ऐसी स्थिति में ये योजनाएं हैं, ये इन योजनाओं का किसान को कोई फायदा नहीं। कि आप फंड दे रहे हो, अगर मान लो किसी का अगर बैंक खाता अगर खराब है, और आप कह रहे हो कि ये योजना, ये योजना, ये योजना है, तो उससे बैंक उसको आगे फंडिंग थोड़ी ना देगा, कि जिससे कि वो अपना नया फार्म बना ले या अपना फीड मिल बना ले। तो इस करके ये कि जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति जो है उसकी कमर टूट चुकी है लगातार, ये 5 वर्ष से चली समस्याओं से। तो सरकार इसके ऊपर भी संज्ञान ले। भाई कम से कम जो किसान हैं उनके, खास तौर से भाई बड़े लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, जो कॉर्पोरेट हाउस है उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास में और कई धंधे हैं। पर जो किसान इस पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, और जिसका यही मुख्य रोजगार है, तो उसके बैंक खाते अगर खराब हैं, या उसने दूसरी जगह, क्योंकि पोल्ट्री में क्या है कि बैंक से फंडिंग लोगों की कंपेरेटिवली मतलब कम है, बट और भी लोग, कोई फीड वाले से उसने उधार ले रखा है, फीड मिलर से ले रखा है, या उसने किसी अपने रिश्तेदारी से या किसी से उसने जो है वो पैसा लाया है, या उसने अपने पेरेंट्स से कहीं से वो पैसा लेके उसने काम किया है। तो अब उसको आगे फंडिंग मिल नहीं रही है, और जो उसका खाता है उसमें भी सामने वाला उससे पैसे का तकादा कर रहा है। तो इन परिस्थितियों में किसान के पास में अपना रोजगार चलाने की, और जो सरकार की योजनाएं आई हैं उनका लाभ उठाने की हैसियत है नहीं। तो सरकार जो किसानों के जो कर्ज हैं उन कर्जों को माफ करे, और आगे उसको काम करने के लिए, बैंकों को आदेशित करे कि इस बैंक जो है वो पोल्ट्री सेक्टर को एक अलग नजरिए से देखे, ताकि जिससे कि लोगों को आगे काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो मिल सके। अभी बैंकर भी क्या है कि पोल्ट्री सेक्टर को ये समझ रहा है कि भाई किसान मतलब ये इसके लोग जो है वो पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं, तो वो सभी नजरिए से उनका जो नजरिया है वो पोल्ट्री सेक्टर के लिए डिफरेंट हो, ये एक हमारा निवेदन था। जी जी। तो शेख साहब, मैंने आपकी चर्चा बहुत ध्यान से सुनी और मैं सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुन रहा था जो आपने रूपाला जी के सामने उठाए। आप एक समय पे दो बात बोल रहे हैं इंटीग्रेशन फार्मिंग को लेके। एक तो आप बोल रहे हैं कि इसको रेगुलेशन की जरूरत है, इसमें रेगुलेट करे सरकार और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करे, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं हम इंटीग्रेशन का विरोध नहीं करते। अगर जब आपको लगता है कि स्ट्रक्चर में कुछ खामियां हैं, रेगुलेशन की जरूरत है, तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए, या फिर इंटीग्रेशन जैसी चीजों को रोक देना चाहिए। जैसे कि दूसरे फार्मर्स ने बोला कि हम नहीं सहमत, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले बिल जो आप लेके आए हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे वो लेके आए, उन्होंने विरोध किया और वो वापस भी हुए। तो आप जिम्मेवारी से इनको खुल के क्यों नहीं बोलते कि ये चीज गलत है? देखिए ऐसा है कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में क्या है कि किसान के पास में भूमि है। अब उसको लगता है कि भाई इसमें उसका फायदा नहीं है। उसने मान लीजिए वो गेहूं उगा रहा है, किसी कंपनी के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको कंपनी के साथ में काम करके मजा नहीं आया, तो वो उसमें चावल उगा ले, मक्का उगा ले, सोया उगा ले, बैंगन उगा ले, टमाटर उगा ले। तो किसान के पास में एक आजादी है। पोल्ट्री किसान के पास में क्या है कि भाई उसके पास में फार्म जो है वो बना हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर उसके पास में खड़ा होता है। उसकी मजबूरी होती है कि वो उस स्ट्रक्चर को या तो खत्म कर दे, और उस स्ट्रक्चर में वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। एक बात, एक तो ये पक्ष है। जी दूसरा पक्ष ये है कि किसान जो भी फार्मिंग कर रहा है
उसके पास में अगर अल्टरनेट अगर मॉडल है काम करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई आदमी चाहे तो वो अपनी फार्मिंग करे और आदमी चाहे तो वो अपनी किसी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तो हमारा यही है कि भाई किसानों के पास में ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। ऑप्शन रहे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है, अभी सुधार करने की जरूरत है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ मतलब सुधार, देखिए सुधार एक्चुअल में क्या है कि अभी जो व्यवसाय हमारे यहाँ जो पोल्ट्री पिछले 40 सालों से 45 सालों से हो रही है, ये पोल्ट्री आज ये 2 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो ये 2 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो अपने बलबूते पर खड़ी हुई है। इसमें सरकार का जो कोई सहयोग नहीं है, अपने बलबूते पर इंडस्ट्री खड़ी हुई है और ये किसानों की मेहनत है। अब आज किसान इस व्यवसाय में जो 5 साल से जो समस्याएं जो चली हुई है उससे वो फाइनेंशियली जो है वो टूट चुका है। अब उसकी जो स्पेस है वो उसकी स्पेस को बड़े हाउसेस ले रहे हैं, भाई बड़े हाउसेस भी काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे भी हमारे देश में 3 बड़े हाउसेस जो है वो पैन इंडिया लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हर स्टेट में लगभग 50 से लेके 50-60 कंपनी जो है वो हर स्टेट में और काम कर रही है। तो इस करके ये है कि धीरे धीरे ये अभी 70% से अधिक फार्मिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत है। तो हमारा यही कहना है कि आज रेगुलेशन जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये व्यवसाय पहले बहुत छोटा था, अब ये व्यवसाय बहुत बड़ा है, 2 लाख करोड़ का व्यवसाय है। तो इस करके इसमें रेगुलेशन की जरूरत है। अब सरकार की दखलंदाजी की जरूरत है ताकि किसानों के साथ में शोषण नहीं हो सके, क्योंकि अब इसमें क्या है कि बड़े बड़े हाउसेस भी हैं, तो किसानों का शोषण ना हो, उसको रोकने के लिए रेगुलेशन की जरूरत है। जी, तो दूसरा आपने सोया की बात कही कि सोया को लेके आपने धन्यवाद किया रूपाला साहब का, और आप उनको बोल के आए जो इंपोर्ट वाली जो पिछले साल की स्थिति रही। लेकिन एक मेरा सवाल सर, क्या सोया के दाम जितने कम होने चाहिए थे आज उतने कम हैं? क्योंकि सोया के अगर एमएसपी की बात करें तो 3,880 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए तक है अभी, जो फार्मर को अभी तक मिल रहा है। लेकिन अभी भी आपको पता है, मेरे से बेहतर जानकारी आपके पास होगी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, आज भी 6,000 से ऊपर प्लस सोया बिक रहा है पर क्विंटल। जी देखिए, एक क्या है कि सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाई है उसमें थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ी हुई है। ये भी हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है, और साथ में जो है वो अपने मंत्रालय में चौधरी साहब हैं उनको भी हमने अवगत कराया है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है सोयाबीन के ऊपर, जबकि सोयाबीन उतना स्टॉक नहीं होता, स्टॉक होता है सीड। बीज के ऊपर जो है वो सरकार ने स्टॉक लिमिट नहीं लगाई है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो बीज जो जो होल्डर्स हैं उन्होंने होल्ड वो किया हुआ है, या वो किसी भी लेवल पर किसानों के हाथ में है, तो सोया मिल के ऊपर लगाने से इसका वजह से जो है वो रेट जो है वो नीचे नहीं आए। तो ये स्टॉक लिमिट जो है वो सोयाबीन के सीड पर लगनी चाहिए, न कि सोया मिल डीओसी के ऊपर। शेख साहब बिल्कुल, ये उसकी वजह से असर है कि सोया के भाव सस्ते नहीं हो पाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात अब ये उठाई है गियोक न्यूज के माध्यम से। तो जानना चाहूंगा शेख साहब कि इतनी बड़ी खामी कैसे हो सकती है सरकार से? क्या ये जो पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग बैठते हैं फिर कमोडिटीज को देखते हैं, क्या इनको नहीं पता कि सोया सीड पे लगनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एसी के कमरे से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते शेख साहब? तो आपने इस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया उनसे? क्या ये पोल्ट्री फार्म पे कभी विजिट करते हैं या नहीं करते? क्या इनको पता है कि ब्रॉयलर फार्मिंग क्या होती है? कितनी बड़ी खामी को आप हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 2 मंत्रालय अलग अलग है, कृषि मंत्रालय अलग है और पशुपालन मंत्रालय अलग है। जी, मैं पहले ये दोनों मंत्रालय, मंत्रालय, पहले पशुपालन मंत्रालय जो है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही था, तो चीजें कुछ हो रहती थी। अब क्या है कि हर मंत्रालय अपनी अपनी किसानों के लिए सोचता है। तो जैसे क्या है कि इस मामले में सोयाबीन सीड पे नहीं लगा, तो कहीं न कहीं ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक मंत्रालय की होशियारी आप कह सकते हैं, या उनका अपने किसानों के प्रति जो है वो हित सोचना हो सकता है। तो ये दोनों मंत्रालय अलग अलग होने की वजह से ये एक खामी है। 2 चीज हो सकती है शेख साहब जो मेरे समझ में आती है, या तो उनको जानकारी नहीं है या उनसे गलती हुई है।
या फिर उनकी इंटेंशन नहीं है, या उनकी वो नहीं चाहते कि जो काला बाजारी आज सोया की हो रही है, जिसकी वजह से आज प्राइस इतना हाई है, वो इस चीज को नहीं चाहते कि ये चीज हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है, मुझे नहीं पता उसमें क्या हो सकता है, आप लोगों को बेहतर पता होगा। तो ये दो चीजें हो सकती है, और ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ कि गलत है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को पूरा पूरा। तो इस विषय पर फिर क्या बोला आपने रूपाला साहब को, और उन्होंने सफाई में क्या बोला? देखिए, ऐसा है कि भाई हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, और ना मतलब ये कहाँ से ये चीज हुई है। हाँ, हमने ये चीज नोटिस की है, और हमने नोटिस की तो हमने बताया है कि भाई ये किस तरह से क्या हुआ। बट हमने ये कहा है कि भाई सोया मिल के ऊपर जो है वो स्टॉक लिमिट, क्योंकि सोया मिल तो इतना स्टॉक होता ही नहीं है भाई, वो निकलता है और उसके बाद बिक जाता है, तो बहुत इतना स्टॉक नहीं हो पाता, इस करके उसका फर्क नहीं है। तो हमारा मतलब हमारी अपनी जो ड्यूटी है वो हमें जो खामी है वो बताना है। अब वो कैसे हुई, किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, तो उसको हमने उचित नहीं समझा, और ना हम उस पर आरोप प्रत्यारोप पे जाना चाहते। जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं सर किसकी गलती है, तो सुधार कैसे होगा उसमें? तो आपने एमएसपी की बात कही, तो आपको लगता है कि जो एमएसपी है, और एमएसपी से समाधान हो पाएगा कुछ? एमएसपी तो अगर मैं उसकी कृषि की बात करें, हम कृषि से जोड़ के इसको देखें, 23 फसलों का एमएसपी सरकार देती आई है, लेकिन एमएसपी पे खरीद सिर्फ 6% लोगों की होती है। और अंडे का वो सप्लाई बेस्ड सिस्टम है, वो 6 महीने में एक बार फसल आनी होती है, उसके बाद स्टॉक में चली जाती है। लेकिन अंडे की अगर बात करें, अंडे में तो डेली ही अंडे और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में एक तरीके से डेली ही इसका डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ये चीज जाती है, और डिमांड के हिसाब से जाती है, जैसे दूध का होता है। तो आप समझते हैं कि कितना एमएसपी, कितना फिजिबल रहेगा देना सरकार के लिए, और कितना ये एक तरीके से सकारात्मक कदम हो सकता है पोल्ट्री फार्मर के लिए? देखिए, क्या है कि एक तो क्या है कि जो एनिमल जो प्रोडक्ट है वो हाईली पेरिशेबल होते हैं। हमारा जो सरकार को कहना है, या हम मेरा या हमारे साथियों का जो सोचना है कि सरकार एमएसपी को डिक्लेयर करे। एमएसपी को डिक्लेयर करने से अब कोई भी चीज जो है वो मार्केट के रेट से बिक रही है। तो अगर कोई चीज, एक तो आपने पैमाना बना दिया भाई, ठीक है भाई ये चीज का रेट जो है वो 100 रुपया है। अब बाजार में चीज जो है वो हम मतलब अभी सरकार के पास भी व्यवस्था नहीं है, और ना पोल्ट्री सेक्टर ये कह रहा है, या ना हमने कहा है कि नहीं सरकार इसको पोल्ट्री प्रोडक्ट को खरीदे। हमारा एक भी पैमाना मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए का बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉयलर के लिए, और अंडे के लिए मान लो सरकार ने बनाया 5 रुपए का। हम एक उदाहरण की बात कर रहे हैं। अब बाजार में अगर वो चीज 100 रुपए की चीज अगर मान लो 80 रुपए की अगर बिक रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के आंकड़ों में तो आती है कि देखिए ये 100 रुपए की इसकी मतलब इसका मूल्य 100 रुपए होना चाहिए, और इसका मूल्य 80 रुपए मिल रहा है। तो इससे क्या है कि भाई जो सरकार की जो नीतियां बनती है उद्योग के प्रति, और जो जवाबदेही बनती है, और उससे उद्योग के अंदर और जो चीजें फर्क पड़ सकता है, तो ये एक मेजरमेंट जो है ना वो जरूरी है। जैसे आप देखिए कि जैसे गेहूं चावल की जब बात होती है, तो कहीं कहीं आंकड़े निकल के आते हैं कि भाई जो एमएसपी है वो सिर्फ जो है वो हमारे देश में 6% लोगों को मिल रही है, 94% को एमएसपी नहीं मिल रही है। तो इसके हिसाब से सरकार की नीतियां तो बनती है ना, तो ये आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं नीतियों में, नीतिगत निर्णय में जरूर काम आते हैं। जी। तो शेख साहब, और कोई संदेश आप देना चाहते हैं अंत में, कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं आप अंत में? पॉइंट पर और दो पॉइंट पर हमने और बात करी थी सरकार से। एक तो हमारा जो पॉइंट था कि पिछले 2011 से फूड सेफ्टी कानून बना है देश के संज्ञान में, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संज्ञान में 2017 में आया कि भाई हमारे जो वर्षों पुराने जिस तरह से हमारा मीट का बिक्री का सिस्टम है कि भाई लोग जाते हैं, मीट शॉप है वहां पर खरीदते हैं, वहां पर चिकन भी कटता है। 2011 के बाद में रातों रात जो है वो सिस्टम जो है वो अनऑथराइज हो जाता है। अब जिस सिस्टम से हमारे देश में मीट की बिक्री हो रही है वो सिस्टम आज के टाइम में इलीगल।
सिस्टम वर्षों पुराना चला आ रहा है, इलीगल सिस्टम हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो नियमावली बना रखी है, वो नियमावली बड़े पशुओं के हिसाब से, जो बड़े पशु अपने बफेलो होता है उसके हिसाब से नियमावली बनी हुई। उसी नियमावली में पोल्ट्री का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक अव्यवहारिक नियमावली है कि भी पोल्ट्री बर्ड जो है उसका और एक भैंस की नियमावली समान कैसे हो सकती। तो ये असमान नियमावली होने की वजह से कानून भी उसी तरह से बना हुआ है। तो हमारे उसमें जो पोल्ट्री शॉप हैं उन लोगों के लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, और जब उनके लाइसेंस नहीं बन रहे हैं तो व्यवसाय के अंदर भी क्या है कि जो एक अपग्रेडेशन होना चाहिए, जो कि वक्त की मांग है, वो अपग्रेडेशन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब किसी को अगर ऑथराइजेशन नहीं है तो कोई भी आदमी जो है उस काम को अपग्रेड करने से भी डर रहा है। तो ये एक भी इसकी जो सरकार मतलब मंत्रालय इसके ऊपर संज्ञान ले। हम इस बात को पिछले 4-5 साल से लगातार उठाते हुए आ रहे हैं कि व्यवहारिक नियमावली जो है वो बनाई जाए और लोगों को लाइसेंस दिए जाए और उनको रेगुलाइज किए जाए। क्योंकि जब लोगों के पास में लाइसेंस नहीं है, विक्रय चैनल के पास में, तो आए दिन अनावश्यक जो है वो दबाव होता है, उनकी शिकायतें होती है, पुलिस प्रशासन बुद्धि वो करता है। तो इससे क्या है कि उपभोक्ताओं में अनावश्यक पैनिकता बनती है, जिससे कि पैनिक होकर माहौल खराब होता है और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो किसान को होता है। ये थे हमारे साथ FM शेख साहब। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि कौन कौन सी मांगे इन्होंने सरकार के सामने रखी है। तो मुख्य मांग जो इन्होंने बताया कि सोया के ऊपर जो सरकार से चूक हुई है उसको एक तरीके से ठीक किया जाए। इस चीज के लिए हम भी सरकार से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। और दूसरा जो MSP को लेकर इन्होंने बात की, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कृषि की अगर हम बात करें, कृषि में अभी ये अलग हुआ है सेक्टर, MSP है, एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो अलग विषय है कि कितना मिलता है या फिर कितना नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं, पोल्ट्री में तो कोई सरकार का रेगुलेशन ही नहीं है सेल्स को लेके कि कैसे इसकी प्रोक्योरमेंट होगी और कैसे ये एक तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ये बड़े अनऑथराइज तरीके से ये चल रहा है, प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, इसका कंज्यूमर कहीं पे है, फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कुछ अनऑथराइज एजेंट्स के द्वारा। जो प्रोड्यूसर्स को जिस प्राइस में बिकना चाहिए फार्मर का उसका नहीं बिक रहा है और कंज्यूमर को जिस प्राइस में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण था जो इन्होंने मुद्दा उठाया MSP का। उसके बाद भी और भी 2-3 मुद्दों पे इन्होंने जिक्र किया। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार इन सब मुद्दों को संज्ञान में जरूर लेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं FM शेख साहब का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद। एग्योग न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और दूसरा सब लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे तमाम ऐसी पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्योग न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।